जय हिंद मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि बीपीएससी के लिए खास करके और या तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, फिर बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, इसका हम जितना क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक वीडियो में उतना ही क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी फायदे होंगे। और वो वही सिर्फ बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया और बिहार से रिलेटेड जितने एग्जाम होंगे उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उसके पैटर्न के हिसाब से ही लाएंगे। आपको इसमें जो टेस्ट आप ये वीडियो को देखेंगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन एराइज होंगे आपको, और एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा होगा। तो जरूर देखें और शेयर करें इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री में, इसमें हम घटना चक्र से नोट्स के टाइप से बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले उसका डिटेल पढ़ेंगे, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को कहाँ का गवर्नर बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसी गवर्नर जनरल के अंदर, ठीक है, मद्रास और बंबई के गवर्नर को इनके अंदर लाया गया। ठीक है, इससे पहले मतलब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के पहले सब अपने अपने मतलब राज्य के लिए गवर्नर ही होते थे और सबका अधिकार बराबर होता था। तो इसमें जो गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या क्या लाया गया? तो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद लाया गया जो गवर्नर जनरल को हेल्प करेंगे, का गठन, जिनका कार्यकाल 5 साल का रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे फ्रांसिस, ठीक है, वलेवरिंग और मानसन और वारवेल, ठीक है, ये क्या है? काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। अब काउंसिल के, अगर देखिए क्वेश्चन बहुत तरह से एराइज हो सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस का मतलब पैटर्न तो वही है, लेकिन क्वेश्चन जब बार बार रिपीट ना हो इसलिए कुछ नए क्वेश्चंस भी डालते हैं। तो इसमें भी याद रखना कि कौन कौन उसके 4 और सदस्य बने थे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो इसमें थे फ्रांसिस और वेलवरिंग, मानसन, बारवेल। काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। परिषद के जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। अब देखिए इसमें फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक दोनों का शासन का अधिकार दिया गया है। प्रमुख मामलों में यथा जैसे विदेश नीति में मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसियों को अधीक्षण की भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने, ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिएगा कि कंपनियों के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पूछता है क्वेश्चन कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारतीयों से उपहार लेना मतलब बंद कर दिया गया, ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे आइए पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा अपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक करना, मतलब राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब देखिए 2 चीजें यहाँ पे हो गया, व्यापारिक मामले के लिए उसको दिया गया, लेकिन राजनीतिक मामले के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
1786 अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया। देखिए अब और गवर्नर जनरल को और भी पावर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। देखिए और भी थोड़ा पावर दे दिया गया कि प्रधान सेनापति मतलब जिस तरह अभी राष्ट्रपति के तहत मतलब किया जाता है उस तरह से इनको भी और पावर दिया गया। दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया। कौन सा अधिकार? देख गवर्नर, ये देखिए विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त मतलब उसको खत्म कर देना और अपना निर्णय को लागू करवाना। और दूसरा है कि सेनापति की शक्ति मतलब अगर सेना का उपयोग करना है तो अपने अनुसार उपयोग कर सकता है। आगे देखिएगा कि 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये फिर 20-20 साल तक बढ़ाता जाएगा, ठीक है। और 1857 के क्रांति के टाइम में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ से 20-20 साल मतलब 1793 में फिर 1813, 1833, 1853 इस तरह से आता जाएगा। तो पहला कब चाहिए 20 साल वाला जो चार्टर एक्ट लाया गया, एक कब लाया गया 20 वर्ष के लिए, तो 1793 में। 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। देखिए पहली बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीयों के लिए शिक्षा के प्रावधान के लिए 1 लाख रुपया कब खर्च किया गया, तो ये चार्टर एक्ट 1813 के तहत लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया कि जो एक अधिकार था मतलब जो ब्रिटेन से जितने भी कंपनियां आने वाली थी, जो भारत में एक अधिकार दिया हुआ था मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको अब हटा दिया गया और भी कंपनियां यहाँ पे बिजनेस कर पाती हैं, ठीक है। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार रहा। इसमें 2 चीजें छोड़ के, ठीक है, चीन के साथ एकाधिकार इसका व्यापार रहा और चाय का भी व्यापार इकलौता इन्हीं को दिया गया। बाकी चीजों में और भी कंपनियां आई। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का गवर्नर जनरल, पहला भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? संपूर्ण भारत का। तो ये किसको बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसको बनाया गया। चार्टर एक्ट द्वारा धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकार सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और दिया, चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय को केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता, ठीक, समझा जा सकता था। तो यहाँ पे समझने की बात है कि जो चीज़ें पहले थी उसको बदला गया और अब धर्म, जाति और समाज के कोई भेदभाव नहीं, जो भी जिस तरह का भी आदमी आएगा वो सरकारी सेवा ले सकता था, ठीक है, और दे सकता था। यहाँ पे देश का शासन प्रणाली में केंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रीकरण क्या होता है? तो ये सेंट्रलाइजेशन किया गया, ठीक है। पहले अलग अलग स्टेट का पावर अलग अलग दिया गया था, अब क्या था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर दे दिया किसको? सेंट्रल को। जो गवर्नर जनरल बना, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया उसको। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम, देखिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे, वहाँ पे बताना भूल गए। ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ये विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल बने।
कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब देखिए उसका सारा व्यापारिक कार्य जो था समाप्त कर दिया गया कंपनी के, और राजनीतिक कार्य में खाली रखा गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथी सदस्य को जोड़ा गया किसमें, गवर्नर जनरल के परिषद में। चौथी मतलब 4 सदस्य पहले थे लेकिन एक हटा दिया गया था, फिर इसको जोड़ा गया। और इसमें किस रूप में जोड़ा गया, तो कानून की जो जानकार आदमी होगा उसको जोड़ा गया, सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कौन था, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इसमें पूछता भी है क्वेश्चन कि सबसे पहला जो क्या कहते हैं लॉ से रिलेटेड जो एक मतलब कानून से रिलेटेड आदमी को परिषद में जोड़ा गया, वो उनका नाम क्या था, तो लॉर्ड मैकाले था। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार हो गया, ठीक है, यह प्रदान किया गया। मतलब उस परिषद में जो 4 लोग और एक गवर्नर 5 लोग मिलके जो इस परिषद को कोई भी कानून बनाने के लिए इनको पूरे भारत के लिए कर दिया गया, मतलब इनको अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट के नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए भेदभाव जो नियुक्तियों से रिलेटेड था उसको भी समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियां, ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां से पृथक करने की व्यवस्था की गई, ठीक है। कार्यपालिका से विधायी शक्तियां को अलग किया गया। कब, 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। विधि निर्माण हेतु, ठीक है, विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। क्या किया गया, कानून या एक्ट के निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। देखिए 1853 में बहुत चीज़ें हुई है, ये जो हो गया। फिर विधि निर्माण हेतु एक परिषद की घोषणा की गई। फिर सिविल सेवा, ठीक है, जो ICS उस टाइम का होता था, यहाँ पे प्रतियोगिता मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू इसको शुरू किया गया। आगे अब इसमें हम टेस्ट लगाएंगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSC तक में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में इसकी स्थापना की गई। देखिए यूपी PCS में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना 1774 में की गई, ठीक है। इसका प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, सर एलिजा एम्पे, ठीक है। सर एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, दूसरा क्वेश्चन है आप। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। फिर है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। यहाँ पे नींव भूल गया था, मतलब मिसप्रिंट है। तो किस एक्ट के थ्रू या किस चार्टर्ड एक्ट के थ्रू, तो ये 1813 के तहत। इसमें ऑप्शन है डी, मतलब 1 2 3 सभी दिया हुआ है। अच्छा चलिए, इसमें 1813 का चार्टर्ड एक्ट जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में प्राध्यायविद एवं आंग्लविद विवाद नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसको उत्तर दीजिए। तीसरा में तो 1 2 3 इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, इसको क्वेश्चन का नहीं दिया हुआ है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की मतलब प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान अपनाया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। ये पीछे क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसका, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये ग्रांट की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल किए थे। मतलब इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। सबसे पहला जो शिक्षा से रिलेटेड कमेटी बनाई गई थी उनका अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, ठीक है, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1828 से 1835 ईस्वी के शासन में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अब उच्च शिक्षा के लिए सबसे पहले जो एक एक्ट लाया गया, किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। 1828 से 1835 इनका कार्यकाल था, शासनकाल में 7 मार्च 1835 को इन्होंने लाया। भारत में आंग्ल, ठीक है, शिक्षा के समर्थकों ने नेता ट्रेवलियन थे, ठीक है। इसके मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा का ज़्यादा बढ़ावा भारत में देना चाहते थे वो ट्रेवलियन नाम के आदमी थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अब ये तो समर्थक थे, लेकिन ये नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए 1813 में हम लोग ने पढ़ा कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, चाय को छोड़ दिया गया और चीन के साथ एकाधिकार को छोड़कर बाकी सभी तरह का अधिकार भारत में समाप्त कर दिया गया, उसका एकाधिकार व्यापार का। इसमें दिया हुआ है, आप लोगों को मैं इसमें इसका डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, इसको आराम से लिख भी सकते हैं और नहीं तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। फिर है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर 1 और 2 दोनों होंगे, ठीक है। चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है, 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ एक का अधिकार बना रहा, बाकी चीज़ों में समाप्त कर दिया। साथ ही एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार का राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्न कथन 1 और 2 दोनों सही है, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री अधीनस्थ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना एवं विशेषकर राजस्व प्रशासन उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो तीसरा इसका गलत है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ या बनाया? ठीक है, तो ये 1833, ठीक है, 1833 के चार्टर्ड एक्ट में
इसको बनाया गया। ये यूपी पीसीएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1857 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन हुआ। राज्य सचिव जो भारत का सचिव ब्रिटेन में होता था, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी उसमें। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब देखिए यहाँ पे कानून बनाने में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया इस परिषद में, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सेंट्रलाइजेशन हुआ उसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ फिर से शुरू हुआ, ठीक है। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए पहली बार यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया इनको, ठीक है। मतलब गवर्नर जनरल को जो वायसराय कहा जाने लगा। अधिकतम माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था, मतलब अधिकतम 6 माह तक शायद इसमें रहता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। मतलब इसमें प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय विधान परिषद भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट का बहस करने, सरकार से दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। आगे है, इसके तहत वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। अब देखिए कार्यकारी परिषद में पहला आदमी जो शामिल हुआ था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल हुआ था, किसमें? वायसराय की कार्यकारी परिषद में। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ावा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट और लोकहित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न के अधिकार दिया गया। देखिए इसमें बहुत चीज़ें मतलब अधिकार बढ़ाया गया। इसमें पृथक निर्वाचन, देखिए पार्लियामेंटों में क्या लाया? पृथक निर्वाचन, जो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। पहली बार कब किया गया? 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1919 को मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अब देखिए यहाँ पे चुनाव होना शुरू हुआ कब से? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है ये अधिनियम, ठीक है। सांप्रदायिक अधिकार निर्वाचन प्रणाली को विस्तार करते हुए सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के साथ भी लागू किया गया। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन तो समझ ही गए कि 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के अनुसार मुस्लिमों को दिया गया। उसके बाद इसका विस्तार जो है 1919 में किया गया, जिसमें किनको किनको मिला? तो सिखों को मिला, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी इसका
इस तरह का बनाया गया, इसका विस्तार किया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। द्विसदनीय मतलब उच्च, जो अभी हम लोग लोकसभा राज्यसभा है उस तरह का 2 सदन बनाया गया। अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांटा गया। अब अभी हमारा जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है इस टाइप का विषयों पर जो बांटा गया है उसमें भी इसमें किया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून लागू की गई। ठीक है, क्या है? द्विसदनीय केंद्रीय जो विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून लागू की गई। प्रांतीय विषयों बना सकती थी, मतलब प्रांतीय विषयों मतलब विषय बना सकती थी। मैं इसमें अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध प्रशासन, ठीक है, द्वैध प्रशासन क्या था? द्वैध प्रशासन प्रणाली 2 भागों में आरक्षित हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। प्रांत में देखिए द्वैध शासन के हिसाब से 2 विषय में बांटा गया। किसमें? तो एक तो आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषयों को बांटा गया। अब इसमें क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़े से और है, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं क्या क्या है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1919 के शासन अधिनियम में। ठीक है, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसके कार्य 10 वर्ष बाद अधिनियम की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत मतलब करना था। लेकिन रिपोर्ट में 10 वर्ष में इसका रिपोर्ट करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। अब देखिए संघात्मक सरकार क्या हुए? राज्यों का संघ जिसको बोलते हैं, अभी हमारा स्टेट मतलब भारत में है इस तरह से की स्थापना की गई। कब? इसीलिए हम लोग को मतलब हम भारतीय संविधान को बोला जाता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया है। आगे देखेंगे भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई तो उसके बाद हम लोग को मुद्रा और साख का भी नियंत्रण की जरूरत पड़ी। तो उस टाइम क्या किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 में। आगे देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या किया गया? संघीय न्यायालय। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, जिस तरह से अभी बोल रहे थे कि लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह से द्विसदनात्मक। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान को राज्य गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया। भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया। आगे अब इसका टेस्ट लगाएंगे सारे क्वेश्चन का। इसमें देखिएगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो ये 1892 में हुआ था। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ बहस करने की शक्ति दी गई
और वो भी लिखित में पहले, ठीक है। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न नहीं, मतलब सामने से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आगे है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधि। ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में इसकी व्यवस्था की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का मार्ले मिंटो सुधार 1919 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में। इसमें तो ऑप्शन डी नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा है 2014 में, इम्पोर्टेंट है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 चार्टर्ड एक्ट, क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार, मतलब सरकार शासन अधिनियम 1935 के अंदर की गई, ठीक है। इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। सर मॉरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है अभी आने वाले एग्जाम में कि जो संघीय न्यायालय भारत में बनाया गया 1937 में, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वेर थे। उपरोक्त दिए गए विकल्प में इनमें से कोई नहीं, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? अभी पढ़े हम लोग 1937 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वैध शासन 1919 के तहत केंद्र में। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय केंद्र सरकार द्वारा 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान। इसमें होगा 1935 में किया गया था। द्वैध शासन जो था 1919 में प्रांतों में लगाया गया था, उसके बारे में प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट में, ठीक है, जिसको हम लोग आरक्षित और हस्तांतरित विषय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में वैध या द्वैध बोलता है, गलत लिखा हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई केंद्र में? अभी पढ़े 1935 में इसका किया गया, ये भी यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। 1919 के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? ठीक है, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा क्या है? केंद्र द्वारा प्रांतों को द्विआयनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है, केंद्र द्वारा। इसमें दूसरा नंबर सही नहीं, क्योंकि पृथक निर्वाचन का जो प्रोसेस किया गया था मुस्लिम को, वो 1909 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 होगा। यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। क्या था? भारतीयों की भागी। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मैंटेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा राज्य में द्वैध, ठीक है, डुअल शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक कार्यों को 2
श्रेणियों में बांटा गया था। एक था आरक्षित, एक था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर, ठीक है, एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे। क्या था? आरक्षित। जो रिजर्व था वो प्रांतीय गवर्नर जो था, गवर्नर था, उसको उसको उसका अधिकार दिया गया। हस्तांतरित विषय का उत्तराधिकार जो था प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। जो उस मतलब क्या बोलते हैं, प्रांत में जो पॉलिटिकल पार्टी या मतलब जो उसमें मिनिस्टर्स वगैरह रहता था, उसको हस्तांतरित विषय को दिया गया। साथ ही केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों को बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रश्न है, ये 1909 में के अधिनियम मतलब अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम यह व्यवस्था न केवल जारी रखी बल्कि इसमें देखिए, इसमें बताए थे कि 1919 के अधिनियम के द्वारा जो मुसलमानी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था किया गया था, इसको विस्तार किया गया और इसमें सिखों, यूरोपियों और भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन, ठीक है, इनको भी जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। प्रथम बार कब बनाया गया? द्विसदनीय, ठीक है, द्विसदनीय 1919 में बनाया गया था। सही है, ये भी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं कि द्विसदनीय कैसे बना। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, जिसको राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक कहलाता था तथा इस अधिनियम के द्वारा 18 के तहत, धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक, इसका 3 साल कार्यकाल होता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत मूलतः 140 सदस्य का प्रावधान था। उसमें 60 सदस्य का था और इसमें 140 सदस्य का था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, ठीक है, 100 लोग को निर्वाचित किया जाता था जबकि 40 लोग को मनोनीत जो गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है। अधिकतम 26 सरकारी होने का, ठीक है, उसमें 20 को होना था, मतलब सरकारी हो सकते थे सदस्य, और इसमें 26, ठीक है। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्य में से 33 निर्वाचित तथा 27 सदस्य मनोनीत होता था। उसमें से, ठीक है, जो आपका अपर हाउस था, अपर हाउस में 60 सदस्य टोटल अधिकतम हो सकते थे, उसमें से 33 निर्वाचित होते थे और बाकी 27 को मनोनीत किया जाता था। जबकि केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 143 कर दिया गया था। केंद्रीय जो विधान सभा था उसमें क्या किया गया था? केंद्रीय, इसमें क्या था, केंद्रीय जो विधानसभा था उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 143 कर दिया गया, जिसमें से 102 को निर्वाचित और 41 को मनोनीत तथा फिर 145, 104 निर्वाचित और 41 को मनोनीत कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। अगला है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? तो केंद्र में लाया ये कब? 1935 में ना, लेकिन 1919 लिखा हुआ है केंद्र में।
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश का पावर है यह कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, कब लिया गया? 1935 के तहत। देखिए, यदि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 भारत परिषद से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। यद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1900 तहत हुए हैं? कौन सा? 1926, 1937, 1945। तो इसमें निर्वाचन का जो किया गया है 1926 और 1937, ए और बी है। ए और बी दिया ऑप्शन में? नहीं, ए और सी। 26 और क्या बोलते हैं 37 में तो कोई आ ही नहीं था, 26 और 45। ठीक है, प्रश्न वर्षों में से वर्ष 1926 और 1945 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? किसे? संवैधानिक निरंकुशता। ठीक है, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए एक संवैधानिक प्रस्तावों में से एक जटिल प्रस्ताव था। इसी अधिनियम भारत की संघ की व्यवस्था और संघीय न्यायालय, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों, ठीक है, देखिए भारत के संविधान में क्या बोल रहा है? केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें सम्मिलित है? इनमें से उल्लेखित योजना का प्रावधान किसमें किया गया था? 1935 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको अभी ही पढ़े हैं। 1935 के तहत इसमें विभाजन हुआ था, इसमें दिया हुआ, आप लोग पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ठीक है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। ये तो सही है, पहला भी सही है। दूसरा और तीसरा अवशिष्ट विषय ये नहीं था, बी नंबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था क्या है? एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। क्या है? संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1935 भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय का 1935। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? 1935 संघीय व्यवस्था की स्थापना की थी। फिर है
1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियाँ जो था संघीय विधायक पालिका को दिया गया था अवशेष शक्तियाँ। तो आज का जो सेशन है ये समाप्त होता है। इसमें टोटल लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हैं। आप लोग देखे होंगे, बाकी डिटेल भी देखे हैं, इसको दोबारा देखिए। काफ़ी क्वेश्चन आपको रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड या भारत के संविधान के स्टार्टिंग जो सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको सारे याद हो जाएंगे। बस आप इसको देखिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग इसको देख सके यार। खास करके आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही कि ये बीपीएससी से रिलेटेड या यूपी पीसीएस मतलब स्टेट पीसीएस से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए, बाकी कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं आपको पढ़ना तो सब कुछ है, तो इसलिए इसको ज़रूर देखें और शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।